दोस्तों आपका स्वागत है पूरा एजुकेटेड द वे टू द सक्सेस में। आज हम नई बुक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 की। अभी तक देखिए हम फिजिकल एनवायरनमेंट का पहला चैप्टर कर चुके हैं। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है वहां पर आप देखेंगे कि बार बार जो आगे वाले चैप्टर्स होंगे वहां पे रेफरेंस इस बुक की है। तो इसीलिए उसको मैंने रोक दिया था, क्योंकि उसको कराने का कोई मतलब नहीं है अगर आप ये बुक नहीं करते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको बताएगा, इसीलिए इसका नाम क्या बता रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे हमको फंडामेंटल्स पता चलेगा ज्योग्राफी का। तो यहाँ पर आप ये जब बुक पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, और उसके बाद जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स को समझने के बाद जब हम फिजिकल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो हमको ज्योग्राफी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये मैं करता चलूंगा एक एक चैप्टर, और साथ ही साथ वो जो रुका हुआ है चैप्टर वो भी मैं कंप्लीट करता जाऊंगा, तो हमारा पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए आज हम ये बुक शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये हम एज पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन के तौर पे हम कैसे इसको पढ़ेंगे और क्यों जरूरी है इसको पढ़ना। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और एक मेरा हमेशा हम्बल रिक्वेस्ट होता है कि आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बुक है ये कई पार्ट्स में तोड़ी गई है। और यहाँ पर आपको एक चीज और भी क्लियर होगी कि यहाँ पर ये जो यूनिट्स हैं ये कितने पार्ट में है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि ये 6 पार्ट में है, और यहाँ पे 16 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं यहाँ पर? 16 चैप्टर्स हैं, 1 to 16। और यहाँ पर पहला हम यूनिट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। यहाँ पर हम पहले समझेंगे कि ज्योग्राफी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए हम और कई सब्जेक्ट से हमने मैटर को कलेक्ट किया है और इस चैप्टर को तैयार किया है। और यहाँ पर हमको पता चलेगा कि ज्योग्राफी क्या हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बन रहा है और दूसरे सब्जेक्ट से लेकर एक अच्छी चीज को हम तैयार कर रहे हैं, ज्योग्राफी को तैयार कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, और एक एक करके आप देखिएगा ये सारे चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा और आपकी ज्योग्राफी बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर पहले यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो यूनिट है यहाँ पर हम डील करने वाले हैं कि ज्योग्राफी को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम कैसे एक बनाएंगे, और इसमें हम स्पार्शियल एट्रीब्यूशंस को देखेंगे। हम देखेंगे कि जो स्पेस में डिफरेंसेस है सब्जेक्ट्स में वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलग अलग ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी के वो आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप अलग अलग ब्रांचेस को देखेंगे ज्योग्राफी के, और अलग अलग सब्जेक्ट भी देखेंगे जिससे यह ज्योग्राफी का चैप्टर तैयार हुआ है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो आपको ये कह रहा है कि ज्योग्राफी जो आज हम पढ़ रहे हैं, जो आज मैं शुरू कर रहा हूं जिस चैप्टर को, इसके बारे में बता रहा है कि ये पहले हम किस रूप में पढ़ रहे थे। हम इसको पहले सोशल स्टडीज के रूप में पढ़ रहे थे। ये हम सोशल स्टडीज के रूप में पढ़ रहे थे। अभी तक कहां तक हमने देखा? हमने अभी इसको 10 तक पढ़ लिया था। अब 11th में क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी करेंगे और इसको हम और थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। तो ये हमको जरूरी था। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाई, ज्योग्राफी क्यों पढ़ें आखिर। तो इसका रीजन है कि आप हैं,
और आपके आसपास की जो सराउंडिंग है, पेड़ हो सकते हैं या आप जो गाड़ी चला रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी सराउंडिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि आप नेचुरल एनवायरनमेंट को देखें और फिर मैन मेड एनवायरनमेंट को देखें। ये डायरेक्टली क्या करते हैं? ये आपकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए हमको इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि जो ह्यूमन आज हम देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? आज का टाइम है। लेकिन पहले क्या होता था? पहले हम क्या थे? हम एक हंटर और गैदरर थे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में। हंटर गैदरर से हम जानवरों को मारा करते थे और चीज़ों को इकट्ठा करते थे और फिर हम खाते थे। हम प्रिमिटिवली क्या थे? नेचर पर डिपेंड करते थे। हम ईडिबल प्लांट्स को खाते थे और हम एनिमल्स को खाते थे। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये हमको कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है। देखिए, प्रिमिटिव सोसाइटी subsisted on nature means of the subsistence that is eatable plants and animals। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो क्या थी? वहां पर हम डिपेंड करते थे ईडेबल प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? हमने देखा कि हम अब डेवलप करने लगे हैं। हमको क्या पता लगा है? हमको साइंस के बारे में पता चला है। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। अब जो हम पैदल चला करते थे, हजारों किलोमीटर जो हम पैदल चले जाते थे, अब उसके लिए हमारे पास गाड़ी थी। जो हम पहले सामान को इकट्ठा करते थे, खाने के सामान को इकट्ठा करते थे, पेड़ पौधे और एनिमल्स को जो मारा करते थे, फिर हम धीरे धीरे क्या हुए? फार्मिंग की तरफ गए और टेक्नोलॉजी और ज्यादा जब डेवलप हो गई तो फार्मिंग अब क्या हो गई? एडवांस हो गई। हम जो चीजों को काटते थे, हार्वेस्ट करते थे, ग्रो कराते थे, उन सब चीजों में हमको आसानी हो गई। ये चीज हमने देखी। हम ये ऑलरेडी जानते हैं। और हमने क्या किया है? एनवायरनमेंट को चेंज करने से हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज आए हैं। सोसाइटी में हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है और कल्चरल डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए? एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने के लिए नई चीजों की, कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम काफी ज्यादा इक्विप्ड हो गए हैं। हम बहुत ही डाइवर्स थे। शुरू से ही हमारे अंदर क्या है? डाइवर्सिटी है। तो हम बहुत ज्यादा चीजों को इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ऐसा हम टाइम और स्पेस के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ये चीज हम अपने अंदर अगर डेवलप करें क्यूरियोसिटी के कारण, तो ये चीजें हम आसानी से कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण हमने क्या किया है? मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। जैसे कि हम कंप्यूटर कार्टोग्राफी करने लगे हैं। हम क्या किए हैं? हम लोगों ने हमने मैप्स तैयार किया है। जो अभी तक हम आर्टिफिशियल ग्लोब को देख रहे थे, हमने अर्थ के ही तरीके का आर्टिफिशियल अर्थ तैयार किया। उसको हमने क्या कहा? ग्लोब कहा। और उसी से हमने मैप को तैयार किया। इससे हमको बहुत अच्छे से अर्थ को समझने में क्या हो गई? आसानी हो गई। और हमने जीआईएस टेक्निक का इस्तेमाल किया। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या किया? हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। तो अब अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अभी हमने कहा कि हमको पढ़ना क्यों जरूरी है ज्योग्राफी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जब हम पढ़ेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट को समझेंगे, तभी तो हम डेवलपमेंट करेंगे। और हमने समझा और डेवलपमेंट किया।
अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि हम ज्योग्राफी में क्या जानते हैं, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत ही डाइवर्स हैं। हमारे जैसे जो क्रिएटर हैं, जो हम एक क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंट में चेंज लाते हैं। हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वहां पे क्या है, बहुत सारे डाइवर्स चीजें हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। हमने घरों को बनाया, हमने क्या किया है, बहुत तरह के अलग-अलग घर बनाए हैं। हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से हम क्या किए हैं, हम लोगों ने, हम अपने ड्रेसअप में चेंज लाए हैं। अगर आप फिजिकल फीचर्स की बात करें अर्थ की, आप देखेंगे यहाँ पे माउंटेन है, हिल है, वैली है, प्लेन है, प्लेटो है, ओशन है, लेक्स है, डेजर्ट्स है और विल्डरनेस है। और यहाँ पर आपको ये चीज पता चलेगी कि जो ये सोसाइटी है, कल्चर है, ये भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर विलेज है, सिटीज है, ट्रांसपोर्ट के लिए रोड है, रेलवे है और पोर्ट है और एरोप्लेन है। तो यहाँ पे हवाई अड्डे हैं। आप देखते हैं इन सब चीजों को, तो यहाँ पर आपको समझाने की बहुत जरूरत नहीं है। तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। यही ज्योग्राफी है, जो हम इसकी स्टडी करेंगे, यही ज्योग्राफी है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हम अपने अंदर और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो हम रिलेशनशिप बनाते हैं एनवायरनमेंट से, अपने आप में जो हम रिलेशन बनाते हैं, यही क्या है, यही ज्योग्राफी है। यही चीजें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। और ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो क्या है, आप समझ लीजिए एक तरीके का ये स्टेज है और ये अर्थ एक स्टेज हो गया और यहाँ पर हम अलग-अलग ड्रामा प्ले कर रहे हैं। हम अलग-अलग कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे अंदर स्किल है, टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम नई-नई चीजों का खोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीजें पता लग रही हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन दें, तो हमको क्या पता चलेगा कि ज्योग्राफी जो टर्म है, टर्म ज्योग्राफी सबसे पहली बार ग्रीक स्कॉलर थे, उनका नाम था इरास्टोस्थनीस। इन्होंने इस ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया, इसकी खोज की सबसे पहली बार, और इनका टाइम पीरियड था 276 से लेके 194 बीसी के बीच में। और इन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है ज्योग्राफी, ये क्या हुआ है, ये दो टर्म से आया है, ग्रीक वर्ड से, ये हमको पता चला है। ग्रीक लैंग्वेज में जियो शब्द है जिसका मतलब है अर्थ, और दूसरा वर्ड है ग्राफोस, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं जब हम अर्थ को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या है, वही है ज्योग्राफी। यहां पर आपको समझ में आ गया व्हाट इज ज्योग्राफी। और हमने वहां पे समझा था पहले कि व्हाई वी शुड स्टडी ज्योग्राफी। इतना चीज हमको क्लियर हो गया है, व्हाई और व्हाट। जैसे ही हमने अर्थ को डिस्क्राइब किया, हमको क्या हमने यहाँ पे किया, हमने अर्थ को खुद से रिलेट करके डिस्क्राइब किया है। इसीलिए स्कॉलर्स क्या डिफाइन करते हैं द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज अ एडोम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर जो हमने अर्थ पढ़ा, वो हमने खुद से रिलेट करके पढ़ा है, और हमने हमेशा अपने ही इर्द गिर्द ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश की है। लेकिन आपको ये चीज पता चलेगा
कि अर्थ की रियलिटी अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये मैनी फेसेट का है, इसके कई सारे फेसेस हैं और यहाँ पर आप देखेंगे अर्थ के कई सारे डायमेंशंस भी हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे सिर्फ हम प्रेजेंट नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स प्रेजेंट नहीं है, साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब्स हो। तो इसीलिए हमको क्या जरूरी है कि हम इसको समझने के लिए और जो सारे स्टडीज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी हम पढ़ें। तो इसके लिए हमको सबसे पहले नेचुरल साइंस को पढ़ना पड़ेगा। हम अपनी नेचर में जो जो साइंसेस हैं, जैसे कि जियोलॉजी है, ये हमको लैंड के बारे में बताएगा, पेडोलॉजी है जो कि हमको सॉइल के बारे में बताएगा, ओशनोग्राफी है ये हमको ओशन के बारे में बताएगा, बॉटनी प्लांट्स के बारे में बताएगा, जूलॉजी एनिमल्स के बारे में बताएगा, मेटलॉजी क्लाइमेट्स के बारे में बताएगा। यहाँ पर आप ये जब नेचुरल साइंस को पढ़ लेंगे तो आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमारा नेचर क्या कह रहा है। और साथ ही साथ आपको नेचुरल साइंस के साथ साथ आपको सोशल साइंस को भी पढ़ना होगा। और यहाँ पर सोशल साइंस में आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स से हम देखेंगे कि डे टू डे जो हमारा ट्रेड हो रहा है उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा आखिर जो अर्थ का हमारा कंडीशन है वो ऐसा कैसे हो गया। सोसाइटी को हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस तरीके से बढ़े हैं। पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। एंथ्रोपोलॉजी में हमको खुद के बारे में पता चलेगा। तो ये जब हम नेचुरल साइंस और सोशल साइंस को पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से ज्योग्राफी की स्टडी जो है क्लियर होती है। ये हमको पूरी तरीके से सफाई करता है। इट सफाइज, कंप्लीटली सफाइज। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमको पूरी तरीके से ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी जब हम नेचुरल साइंस और जो हमारा सोशल साइंस है दोनों को कंबाइंड करके अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो हमको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको एक चीज और नोटिस करने वाली है कि जो हमारा फिजिकल नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये क्या हो रहा है, ये स्पेस के रिस्पेक्ट में हमारा जो सरफेस ऑफ द अर्थ है इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत तेजी से वेरी करता है। अगर आप एक जगह पर हैं और आप तुरंत ही दूसरे जगह चले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या होगा, आपको अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा और इन्वायरमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आप क्या समझेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये एरियल डिफरेंशिएशन है। ज्योग्राफी की अगर हम स्टडी करेंगे तो स्पेस के रिस्पेक्ट में हम चेंजेस देखते जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ फिनोमिना देखिए सिमिलर होगा। आप एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वहां पे कुछ आपको सिमिलैरिटी दिखेगी और कुछ डिसिमिलर होगा, कुछ डिसिमिलैरिटी होगी। तो यहाँ पे ये जो वेरिएशन हम पढ़ रहे हैं ये आखिर ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे वर्क करेगा। जैसा कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात कह रहा है। तो क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर हो गया कि ये इफेक्ट है। ये क्या है? यहाँ पर इफेक्ट है, हम क्रॉपिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसका इफेक्ट क्या होगा, हम यहाँ पे उगा रहे हैं। और अगर वहीं पे हम अगर बात करें कि इसका कॉज क्या होगा, इसका कॉज हो सकता है वेरिएशन इन द सॉइल, क्लाइमेट और डिमांड जो मार्केट में होगी, कैपेसिटी जो होगा फार्मर्स का जो वो इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी जो हम उस पर लगा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये इसकी कॉजेज होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसके कॉज ये बताएगा। ये सारी चीजें इसके कॉज हो गए। क्लियर है? तो हम जब भी ज्योग्राफी को यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के कारण हम इसको पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे इन सब चीजों को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं जब हम कॉज एंड रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई है? क्रॉपिंग पैटर्न आखिर किस पे डिपेंड कर रहा है? क्लाइमेट पे डिपेंड कर रहा है। जो सप्लाई ऑफ डिमांड है इस पे
जितना हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें क्या होंगी, डायरेक्टली हमारे ज्योग्राफी के स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और यहाँ पर अब देखेंगे कि जो हम यहाँ पे एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम है और हमारा इन्वायरमेंट है। आप यहाँ पे दो चीजों को देख पा रहे हैं, ह्यूमन है और उसकी जो सराउंडिंग है, क्लाउड है, प्लांट्स है, ये चीजें क्या है, हम इन सब चीजों को जो आप स्टडी करेंगे या जो हमने खुद से बनाई है चीजें खुद की आसानी के लिए, ये चीज हमको क्या बताएंगी कि ये कंप्लीटली डायनेमिक है, ये डे टू डे चेंज होता है। क्या है इसमें, ये डायनेमिक कंडीशन में है, यहाँ पे ये स्टैटिक नहीं है, ये रुका हुआ नहीं है, ये हमेशा समय समय पर बदलता रहेगा। हमारा क्या है, जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, हम खुद भी डायनेमिक है, हम एक तरीके से हमेशा नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर होगी कि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे अच्छे से तो हमको ये चीज समझ में आएगी कि ये बहुत ज्यादा डायनेमिक है। जो भी हमारा फिजिकल और ह्यूमन का नेचर है, हम हमेशा क्या है, डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हम एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी हैं। हम किस पे डिपेंड है, अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, कंप्लीटली हम डिपेंडेंट हैं। और इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, हमारे कारण बदलता चला जा रहा है, हम भी उसमें क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको मैं क्लियर कर दूं, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो पहले सोसाइटी थी, पहले की सोसाइटी में क्या था कि हमने खुद में बदलाव किया था, इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने खुद के अंदर बदलाव किया। हमने क्या किया, हमने ड्रेसअप करना शुरू किया। अगर हम ठंडी में हैं तो हमने अच्छे से कपड़ा पहन लिया, तो हम क्या हो गए, विंटर में बच गए। और समर में था तो हमने हल्का कपड़ा पहन लिया। तो हम नेचर के हिसाब से खुद में बदलाव लाते थे। और जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हमने क्या किया, हमने नेचर को ही बदलना शुरू कर दिया। हम बहुत ग्रीडी हो गए, हमने नेचर में ही बदलाव लाना शुरू कर दिया। और उसके कारण अल्टीमेटली आज हम क्या कर रहे हैं, नेचर को हार्म करना शुरू कर दिया है हमने। और टेक्नोलॉजी से हम अपने जो काम है उसको आसान करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो हम अपने लेबर में या जो भी हम चीजें कर रहे हैं, जो हमारी नीड है, जो हमारा मान लीजिए जो हम एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, हम अपने लिए खाना तैयार कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हमारे लिए बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार कर रहा है कि हम इन फ्यूचर भी खा सकें। प्रिमिटिव सोसाइटी में क्या होता था, हम डे टू डे हंट करते थे और खाते थे। लेकिन बाद में हमने अपने लिए एग्रीकल्चर शुरू किया और हम काफी दिन तक खाने को रख सके। ये चीज हमने अपने अंदर डेवलपमेंट लाया है, ये चीज हम देख चुके हैं। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशंस हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, हम नेचर में चेंजेस ला रहे हैं और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी इन फ्यूचर ला सकता है। तो यहाँ पर एक स्कॉलर ने बहुत अच्छा लाइन लिखा है, यहाँ पर आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन एंड नेचर, जिसको हम गॉड कह रहे हैं, कह रहा है गॉड और नेचर का, नेचर जो कि गॉड है, गॉड और ह्यूमन के बीच में डायलॉग है। यहाँ पे कह रहा है यू क्रिएटेड सॉइल, आई क्रिएटेड कप। बोला कि आपने सॉइल बनाया है, मैंने कप बनाया है। यू क्रिएटेड नाइट, आई क्रिएटेड लैम्प। आपने रात बनाई है, मैंने लैम्प बनाया है। यू क्रिएटेड विल्डरनेस, हिल्स, ट्रेन्स, डेजर्ट, आई क्रिएटेड फ्लावर बेड एंड गार्डन। आपने नेचर को बनाया, हिल बनाया, ट्रेन बनाया, अलग अलग ट्रेन्स बनाए हैं, डेजर्ट्स बनाया है, और हमने क्या किया है, हमने आर्टिफिशियल गार्डन बना लिया है, हमने फ्लावर बेड्स तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर ये लाइंस बहुत क्लियरली बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए चेंजेस ला रहे हैं। ये हमने अपने अच्छे के लिए किया था, लेकिन अब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर को ही हार्म पहुंचाते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हेल्प से
हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमको फ्रीडम मिल गई है और हम नेचर में ही चेंज लाते जा रहे हैं। और यहाँ पर हम जब ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे ह्यूमनाइज्ड नेचर को, कि ह्यूमन जो है वो कि नेचर के रिस्पेक्ट में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हम दूसरे चीजों में हम नेचर से उसको गैदर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है, ये हमको क्या कर रहा है, ये हमारे स्पेस को कम कर रहा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में ला रहा है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स को और ज्योग्राफी को स्टडी करना शुरू कर दिया है। इसमें हमने रिलेशनशिप को कम किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम इसके बीच में हम जब टेक्नोलॉजी को ज्यादा ला रहे हैं तो हम ये रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहे हैं, हम अपने नेचर में चेंज ला रहे हैं। लेकिन अगर इसी को हम अच्छे से करें तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर जो लिंक है, यहाँ पर हम जो रूट तैयार कर रहे हैं खुद के बीच में, और जो हमारा सेटलमेंट, हम जो टाइप्स ऑफ सेटलमेंट को पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक हायरार्की प्रेजेंट कर रहा है स्पेस में। क्या समझा आपने? यहाँ पर जब हम ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं, जो हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हैं खुद के डिस्टेंसेस को कम करने के लिए, तो हमारे लिए अलग अलग रूट्स क्लियर हो रहे हैं और हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, सेटलमेंट हम डिफरेंट टाइप्स के कर रहे हैं। यहाँ पे एक हायरार्की में हम स्टडी कर रहे हैं स्पेस को। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि कैसे एक रूट तैयार हुआ और हमने देखा कि सेटलमेंट्स हुए और एक हायरार्की में जनरेट हुआ। उससे क्या हुआ, सोसाइटी काफी ऑर्गेनाइज्ड हो गई। और फिर हमने देखा कि सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी को अगर स्टडी करें सोशल साइंस की हेल्प से, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है और स्पार्शियल इंटीग्रेशन होता है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? स्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है स्पेस के रिस्पेक्ट में। जब हम कोई चीज बनाना शुरू करते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर इंटीग्रेशन हमको देखने को मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन एक देखने को मिलता है स्पेस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम ये हमने क्या देखा है, हमने सोशल स्टडी के रिस्पेक्ट में देखा है। ये चीजें और आपकी क्लियर होंगी जब आप ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात कि व्हाट इज ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नेचर का पैटर्न क्या है और हमारे कल्चरल फीचर्स क्या है, और ह्यूमन हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में वो कैसे रहेगा। ये चीज हम यहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि वेयर, कहां पे ये हम डिस्ट्रीब्यूशंस देखने को मिलेगा हमारा नेचर का और ह्यूमन और कल्चरल फीचर्स का। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन जो देखते हैं ये कहां आखिर देखने को मिलेगा। तो आप ये जो 2 क्वेश्चन है व्हाट और व्हाई, जो जिसमें हम पहले में आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे हमने सबसे पहले व्हाट में आइडेंटिफाई किया, वेयर में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया कि कहां कहां पे चीजें पाई जाएंगी। तो ये जो अप्रोच था, ये अप्रोच हमको देखने को मिला कॉलोनियल पीरियड में। ये आप सबसे पॉपुलर अप्रोच रहा कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। वो जो भी चीज कर रहे थे वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। तो जो चीजें जो नेचर में मिल रही थी उनको, जो कल्चरल उनको चीजें मिल रही थी, वो हमारे यहाँ से ले रहे थे, सिंपली वो ले रहे थे, उसमें वो कोई चीज चेंज नहीं लाना चाहते थे। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, जब हमारा कोई भी हम एरिया की बात करें, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कहीं की बात करें जहां पे कॉलोनियल पीरियड था, जहां पे डेवलपमेंट हुआ है, तो वहां पर जब भी कोई रूल करेगा तो वो 2 चीजों को देखेगा, व्हाट और वेयर। लेकिन जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब वो देखेगा व्हाई। व्हाई क्यों? क्योंकि व्हाई से ही ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपको बताएगा जो कैजुअल रिलेशनशिप हो रहा है, जो चेंजेस हम करेंगे जब प्रोसेसेस में हम चेंज करें और डेवलपमेंट हो जाए हमारा, इससे ही हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन होगा जिसके हेल्प से हम
क्या कर सकते हैं, हम डेवलपमेंट ला सकते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जब हम ये तीनों पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तब हमको क्या होगा, हमको पैटर्न पता चलेगा किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, लोकेशन का और फिनोमिना का, जो कि स्पेस के रिस्पेक्ट में, और हम उसको आसानी से इंटरप्रेट कर पाएंगे। जो भी हमारा पैटर्न चल रहा है, कोई भी चीज हो, कोई भी अगर हम फिनोमिना देखेंगे तो वहां पे हम आसानी से उस फिनोमिना को स्टडी कर पाएंगे, अगर हम ये 3 क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं तो। यहाँ पे पहले में क्या हुआ, हमने आइडेंटिफाई किया, दूसरे में देखा कि कहाँ-कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, और तीसरे में हमने देखा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो कैजुअल रिलेशनशिप है, जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था और हमने यहाँ से एसोसिएशंस और इंटर रिलेशनशिप को निकाला जो हमारे लिए जरूरी था। क्या, जो हमारा डायनेमिक रिलेशनशिप है ह्यूमन और नेचर का, इसको हम आसानी से पता कर सकते हैं और अपने अंदर चेंज ला सकते हैं, और फिर फाइनली क्या होगा, हम डेवलपमेंट देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप ज्योग्राफी को एज डिसिप्लिन पढ़ना शुरू करें तो आपको ये चीज पता चलेगी, ये डिसिप्लिन बहुत सिंथेसाइज्ड है। सिंथेसाइज्ड मतलब क्या है, ये बहुत ही कल्चर्ड है, ये बहुत ही चीजों को एकजुट करता है। यहाँ पर हम ज्योग्राफी में अगर पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी स्पार्शियल सिंथेसिस है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई अगर इलाका ए है और कोई इलाका बी है, इन दोनों में अगर हम कंपेयर करना शुरू करें दोनों के बीच में, यहाँ पे देखेंगे कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है दोनों में, और दोनों में क्या रिलेशनशिप है कि अगर एक डेवलप हो रहा है, मान लीजिए अगर ए डेवलप हो रहा है, इसकी हेल्प से हम बी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, या इसको देखकर, ए को देखकर हम बी को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। यही है स्पार्शियल सिंथेसिस, जो हम स्पेस के चेंजेस में हम देखेंगे और वही देखकर हम दूसरी जगह अप्लाई कर सकें और चेंजेस ला सकें। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, वहीं पे हमने ज्योग्राफी में क्या देखा, हमने स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखा है, सॉरी सिंथेसिस देखा है, और हिस्ट्री में हम वहीं पे टेम्पोरल सिंथेसिस देखेंगे। टेम्पोरल सिंथेसिस का क्या मतलब हुआ, यहां पर पहले वाले में हम स्पेस के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, पहले में क्या हो रहा था, हम देख रहे थे कि इस एरिया में क्या डिफरेंस है, ए और बी में क्या डिफरेंस है। और दूसरा जो अप्रोच होगा, ये हमारा ज्योग्राफी का अप्रोच है, पहला वाला, जहां पे हम स्पेस के रिस्पेक्ट में चीजों को देख रहे हैं। दूसरा हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में हम देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टाइम में ए में क्या कंडीशन थी और उसी टाइम पीरियड में बी में क्या कंडीशन था, तो हम वहां पे आसानी से चीजों को आसानी से और समझ सकते हैं। तो ये चीज आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेम्पोरल सिंथेसिस क्या है और स्पार्शियल सिंथेसिस क्या है। और जब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि हम सिस्टम का इंटरडिपेंडेंस समझ जाएंगे और हम कोई भी वर्ल्ड में हम आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज है, क्योंकि हम एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और हम क्या है, एक दूसरे में आसानी से घुल मिल जाते हैं। और हमारे अंदर क्या है, हम एक दूसरे से सीखने का हमारे पास बहुत ज्यादा क्या होता है, इच्छा होती है। और जैसे जैसे देखिए हमारा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी आई, हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप किया, उससे क्या हुआ, डिस्टेंस बहुत कम हो गया, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो हमने क्या किया, अपना डेटाबेस बहुत ज्यादा तैयार कर लिया, हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे और यहाँ पर हम आसानी से बता सकते थे कि नेचर में क्या है, हम उसको मॉनिटर कर पाए और इकोनॉमिक और सोशल पैरामीटर्स को हम समझ पाए, बहुत अच्छे से समझ पाए हैं यहाँ पर। और अगर हम ज्योग्राफी को पढ़े तो आपको ये चीज समझ में आएगा, यहाँ पे हम नेचुरल और सोशल स्टडीज, जो सोशल साइंस है, उनको हम मिलाकर पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सेपरेट करके नहीं पढ़ते हैं और इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट हम अलग करके नहीं पढ़ते हैं।
सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई टॉपिक आपको कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में मिल जाएगा, क्योंकि यही जो इंटरलिंकेज है वो हमको सोसाइटी को समझने में बहुत अच्छे से हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर हम सारे सब्जेक्ट को मिलकर पढ़ें तो हमको स्पार्शियल पर्सपेक्टिव हमारा बहुत ज्यादा क्लियर होगा। ये चीज आपको क्लियर है? ज्योग्राफी को समझने के लिए जब हम ज्योग्राफी को अच्छे से समझेंगे तो हम स्पार्शियल पर्सपेक्टिव को बहुत क्लियरली समझ पाएंगे दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प से। यहाँ पे सिर्फ इंडिपेंडेंटली हम ये बात नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप समझिए कि अगर आप ज्योग्राफर हैं, एक ज्योग्राफर के लिए क्या जरूरी है, उसका एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। वो अगर किसी फील्ड से रिलेट कर रहा है और उसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जैसे आप अगर हिस्टोरिकल इवेंट की स्टडी करें तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो हिस्टोरिकल इवेंट किसी वर्ल्ड में किस रिस्पेक्ट में हुआ था। अगर हम ये समझ पाएंगे, अगर स्पार्शियल डिस्टेंस हम समझ लें तो हमको स्पार्शियल डेप्थ में चीजों को क्लैरिटी मिलेगी, हम चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और क्या हुआ, आपने देखा जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, हम क्या किए हैं, हमने ये किया है कि हम ओशन का जो एक्सपेंशन हुआ है, डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ है, जब हमने नाव बनाना शुरू किया, यूरोप में सबसे पहले नाव बनाने की टेक्निक आई, तो उन्होंने अपने एरिया को, अपनी कंट्री को ब्रॉडन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, वो न्यू वर्ल्ड की तरफ बढ़ गए और उन्होंने दूसरी कंट्रीज को भी कब्जा कर लिया, उनका ज्योग्राफिकल एरिया बढ़ गया। और यहाँ पर हमने अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में भी ये चीज समझे तो इंडिया में आप देखते हैं कि जो हिमालय है ये नेचुरल बाउंड्री है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमको क्या करता है, बैरियर प्रोवाइड करता है, ये हमको प्रोटेक्ट करता है बाहर के लोगों को हमारे यहाँ आने से। लेकिन जैसे ही सी कोस्ट हमारा क्या हुआ, जब बाहरी लोग आने लगे ईस्ट से, हमारे देखिए ईस्ट से हमारा कांटेक्ट शुरू से ही बना हुआ था सी से, लेकिन जब यूरोप में डेवलपमेंट शुरू हुआ, टेक्नोलॉजी आई है, तो शिप से हमारे यहाँ लोग आए नेविगेट करके और हमारे यहाँ उन्होंने रूल किया, कॉलोनियल बनाया, हमारे कंट्री को कॉलोनाइज किया। और ये चीज हमने देखा है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया में भी कॉलोनीज बनी और अफ्रीका में भी यूरोपियन कंपनीज ने यहाँ पे कॉलोनाइज किया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितने अच्छे से ज्योग्राफी को पढ़ा और उन्होंने कंडीशंस को समझा, इसीलिए वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर बढ़े और वहां पे उन्होंने कब्जा किया है। यहां पर आप देखेंगे जैसे ही ओशन बढ़ा और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्रिएट हुए, तो हमने हिस्ट्री को भी बदल डाला है, हमने हिस्ट्री के भी कई पार्ट्स में चेंजेस देखा है। क्योंकि हम क्या किया है, हमने हमने बहुत से एरिया को बदलते हुए देखा है। यहाँ पर हमने लैंडफॉर्म्स में चेंजेस देखे हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन, वेजिटेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑक्यूपेशन और कल्चरल डेवलपमेंट हमने बहुत तेजी से देखा है, जो हिस्टोरिकल कोर्स में हम देख पाते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको ये चीज समझ में आएगा, अभी जो हमने पढ़ा व्हाई, व्हाट और व्हेन, यहाँ पे वेयर, तो यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हैं कि ज्योग्राफी में हमने 3 क्वेश्चंस क्रिएट किए थे, यहाँ पे एक चौथा क्वेश्चन भी क्रिएट होगा, ये हमारा है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे टाइम बहुत जरूरी है फोर्थ डायमेंशन में। यहाँ पे रीजन क्या है टाइम का, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए हम कोई एरिया ले रहे हैं ए और कोई एरिया ले रहे हैं बी, कह रहे हैं यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, कितना किलोमीटर है ये, 1500 किलोमीटर है। लेकिन अगर इसी इलाके को हम प्लेन से क्रॉस करें तो क्या आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे जब हम ये प्लेन से क्रॉस करेंगे तो हमको ये 2 घंटा लगता है ए से बी में पहुंचने के लिए। लेकिन अगर वहीं पे हम इसको ट्रेन से क्रॉस करें तो ट्रेन से क्रॉस करने के लिए आप देखेंगे कि हमको यहाँ पे 15 घंटा लगता है।
तो यहाँ पर आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर हमको टाइम का नॉलेज हो जाए तो हम आसानी से चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ डायमेंशन इसीलिए टाइम हो जाता है, और जो कि आप कह सकते हैं कि मेजरली वो हिस्ट्री का पार्ट है। और इसीलिए हम जब भी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप नेचर से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि बिना नेचर को समझे आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते, और बिना सोशल साइंस को समझे आप ज्योग्राफी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए अब हम ज्योग्राफी को नेचुरल साइंस से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो भी ब्रांचेस हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, अब हम उसको स्टडी करेंगे आने वाले मैप में। आप देखिएगा वहां पे मैं यही चीजें आपको पॉइंट आउट कर दूंगा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो ट्रेडिशनल फिजिकल ज्योग्राफी था, यहाँ पर जूलॉजी है, मेट्रोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी है और पेडोलॉजी है। ये क्या है? जूलॉजी क्या है? जूलॉजी आप जानते हैं लैंड से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी में इसी को, जूलॉजी को हम किस नाम से पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। और मेट्रोलॉजी को हम ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। और हाइड्रोलॉजी को हम उष्णोग्राफी के नाम से पढ़ते हैं। और पेडोलॉजी को हम ज्योग्राफी में सॉइल जियोग्राफी के नाम से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा लिंक है, आप देख सकते हैं एक नेचुरल साइंस का क्या इंटरलिंकेज है ज्योग्राफी से। सिर्फ नाम बदल जाता है और चीजें वही रहती हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो बायो से रिलेटेड वर्क है वो हम बायो ज्योग्राफी में कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टडी करता है। यहाँ पे बायो ज्योग्राफी में क्या आता है? बॉटनी आता है और जूलॉजी आता है। और हम यहाँ पे साथ ही साथ इकोलॉजी को भी पढ़ते हैं, जहां पे हम ह्यूमन का रिलेशनशिप देखते हैं उसकी लोकेलिटी से। वहां पे हम उसके नेशे को देखेंगे। नेशे क्या है? जो कि एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करेगा वहां के इंपॉर्टेंस को लेते हुए। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, हम इन चीजों को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हैं और ज्योग्राफी को हम लिंक कर रहे हैं। और इसी के कारण क्या हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल जो लोकेशंस हैं उसको काफी अच्छे से हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से क्लियर किया है। और हमने अर्थ का शेप भी बताया है कि वो जियोइड है। और यहाँ पर आपको काफी ज्यादा हमको समझ में आएगा कि हम किस तरीके से मैप की मदद से या मैथ की मदद से हम चीजों को समझ पाएंगे। जैसे कि कार्टोग्राफी और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू हम यहाँ पे मैथ्स की मदद से, स्टैटिक्स की मदद से और इकोनोमेट्रिक्स की मदद से हम मैप को स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमारी मैप स्टडी आसान हो जाएगी। और अगर हम ज्योग्राफी को सोशल साइंस से अगर रिलेट करें तो सोशल साइंस में आपको पता चलेगा कि ज्योग्राफी का मेजर पार्ट सोशल साइंस से लिया गया है। यहाँ पर हम चीजों को बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम फिलॉसफी को देखते हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेव करेगा किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में। और यहाँ पर हम ज्योग्राफिकल जो थॉट है, ये हमारा ज्योग्राफी का मदर ब्रांच है। यहाँ पे वो बताएगा कि कैसे हम एक फिलॉसफी से ज्योग्राफी को हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम और भी जो साइंसेस हैं, यहाँ पे सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी की जो हम स्टडी करेंगे, यहाँ से हमको काफी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे सोशियोलॉजी है, यहाँ पे हम लोगों को समझेंगे, सोशल हम चेंजेस को देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस में हम गवर्नेंस को देखेंगे, गवर्नमेंट को देखेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रही है। इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज को, या हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और डेमोग्राफी में हम देखेंगे पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर आप चीजों को देख पा रहे हैं कि ज्योग्राफी और सोशल साइंस कितना एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है,
यहाँ पे आप ये चीज समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा सोशल साइंस है, ये एक तरीके से ब्लड की तरह बिहेव करेगा ज्योग्राफी का। ये क्या है? ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक तरीके से ब्लड है और हम इसके बिना उसको जीवित नहीं रख सकते हैं। वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और यहाँ पे अलग-अलग सब्जेक्ट्स अगर हम देखें, देखिए जूलॉजी की मैंने बात की थी, यहाँ पे इसको हम ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी का पार्ट है नीचे वाला और ऊपर वाला सब्जेक्ट है। तो मेट्रोलॉजी को हम क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे, हाइड्रोलॉजी को ओशनोग्राफी कहेंगे, पेडोलॉजी को जो कि सॉइल से रिलेटेड है, ये सॉइल ज्योग्राफी कहलाएगा, बॉटनी यहाँ पर फेटोग्राफी कहलाएगा, जूलॉजी यहाँ पे जियोग्राफी कहलाएगा, इकोलॉजी यहाँ पे ह्यूमन इकोलॉजी कहलाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम दे रखे हैं, ये आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा। ये ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट है। इनको हम आने वाले सब्जेक्ट्स आने वाले स्लाइड में या आने वाले चैप्टर्स में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मैप को मैं बार बार रेफर करूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा और इन सब चीजों को आप याद करते चलेंगे कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे यूज हुआ था। ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे इस बुक में, आप ये देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए, अब हमने देखा कि ज्योग्राफी किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट में डिपेंडेंट है और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दो थॉट आते हैं। हम जब भी ज्योग्राफी को स्टडी करते हैं, उसके ब्रांचेस को स्टडी करेंगे, जो अभी हमने मैप में देखा है, वहां पे आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर दो अप्रोचेस को लेके चल रहे हैं। दो मेजर अप्रोचेस है। पहला है सिस्टमैटिक अप्रोच और दूसरा है रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच किसने दिया था? सिस्टमैटिक अप्रोच दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बलबोल्ट ने। ये जर्मन ज्योग्राफर है। इनका टाइम पीरियड है 1769 से लेके 1859 तक। और जो रीजनल अप्रोच है, यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, जो सिस्टमैटिक अप्रोच है, सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या हम देखते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइपोग्राफी क्या है, स्पार्शियल पैटर्न क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या टाइप है, कोई भी जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसकी टाइप क्या है और उसके स्पेस के रिस्पेक्ट में उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। यहाँ पे हम नेचुरल वेजिटेशन को पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर हम ये पैटर्न को फॉलो करें। हर एक इलाके में, जैसे टाइपोग्राफी क्या है, अगर आप अलग अलग इलाके में जाएंगे तो आपको कभी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलेगा जहां पे सॉफ्टवुड पाया जाएगा, और कहीं पे कोनिकल फॉरेस्ट मिलेगा, कहीं पे मॉनसून फॉरेस्ट मिलेगा। ये आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं और इसको आप डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसकी डिलिमिट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा किसने दिया? हम्बलबोल्ट ने दिया है। अब यहाँ पे दूसरा जो अप्रोच है, ये हम पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे। एज अ वर्ल्ड अगर हम देखें तो हम यहाँ पे सिस्टमैटिक अप्रोच को फोकस करेंगे। लेकिन अगर हम रीजनल वाइज देखें, हम किसी इलाके के हिसाब से देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे? हम वहां पे रीजनल अप्रोच देखेंगे। कौन सा अप्रोच देखेंगे? वहां पे हमको रीजनल ज्योग्राफी अप्रोच देखना पड़ेगा। ये दिया था कार्ल रिटर ने। इनका टाइम पीरियड है 1779 से लेके 1859 तक। ये लगभग लगभग दोनों लोग एक ही टाइम पीरियड में आए हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने रीजनल अप्रोच अप्रोच कहा। इन्होंने कुछ पर्टिकुलर इलाके को ले लिया और यहाँ पे उन्होंने विलेज के रिस्पेक्ट में स्टडी किया, सिटी के रिस्पेक्ट में स्टडी किया, टाउन के रिस्पेक्ट में स्टडी किया है। एक छोटे इलाके को इन्होंने ले लिया है और उस पर स्टडी किया है और उन्होंने हायरार्की बताई है, अलग अलग हायरार्की बताई है कि सिटी होता है, गांव होगा, उसके बाद सिटी होगा, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद कंट्री होगी। तो इन्होंने क्या किया है? रिटर ने उसको एक रीजनल अप्रोच दिया है। यहां पर आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। यहां पर जब आप पढ़ेंगे इनको तो ये आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हमको डुअलिज्म लेके चलना है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफी क्या है? डुअलिज्म है। यहाँ पे हम दोनों कैरेक्टर को लेके चलेंगे साथ ही साथ।
यहाँ पे हम कोई भी एक अप्रोच लेके नहीं चलेंगे, स्टडी को हम बहुत ज्यादा डीपली एकदम घुस के समझेंगे। तो पहले हम तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में समझेंगे, पूरे वर्ल्ड में ये क्लाइमेट ऐसा क्यों है, फिर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो यहाँ पे इंडिया के रिस्पेक्ट में जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हम रीजनल स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रांचेस जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं पहला, फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रांचेस को देखा है। यहाँ पे देखिए मैप में, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, सिस्टमैटिक अप्रोच में यहाँ पे हमने क्या किया है, फिजिकल ज्योग्राफी किया है, फिर हमने उसके फिलॉसफीज को देखा है यहाँ पर, फिर टेक्निक्स को देखा, फिर ह्यूमन को देखा है। ये हमारा अप्रोच रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिजिकल में हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशल सॉइल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप जब टेक्निक्स की बात करेंगे, यहाँ पे जो फिलॉसफीज हैं, ज्योग्राफिकल थॉट देखेंगे, ह्यूमन इकोलॉजी देखेंगे, जहां पे हम लैंड और ह्यूमन का इंटरेक्शन देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि टेक्निक्स क्या क्या इस्तेमाल की जा रही है इसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कार्टोग्राफी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, फील्ड सर्वे है। और यहाँ पर हम टेक्निक्स में क्या देखते हैं, जियो इंफॉर्मेशन देखते हैं, जैसे जीआईएस है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीपीएस है। यहाँ पर फिर हम एलआईएस देखते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग अप्रोचेस हैं जो कि आने वाले हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसको काफी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक अलग सा एक अप्रोच ले रहे हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं मैप के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे देखिए फ्लो डायग्राम है। यहाँ पे ह्यूमन में हम क्या देख रहे हैं, सोशल कल्चर देख रहे हैं, पॉलिटिकल जो पॉपुलेशन और सेटलमेंट है, इकोनॉमिक्स के रिलेशन में। यहाँ पे पॉपुलेशन को हमने और तोड़ा है, पॉपुलेशन को हम जब तोड़ेंगे तो रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन। यहाँ पे जो हमारा ह्यूमन स्टडी है, यहाँ पे हिस्टोरिकल पॉलिटिकल हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो क्या है, इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, टूरिज्म देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, ट्रेड कॉमर्स देखेंगे, सर्विस देखेंगे। और जब ये दोनों एक दूसरे पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों मिलेंगे, वो फेस कहलाएगा बायो ज्योग्राफी। जहां पे ह्यूमन और फिजिकल, जहां पे इन्वायरमेंट और ह्यूमन दोनों मिलेंगे और उसकी जब स्टडी हम करेंगे तो वो कहलाएगा बायो ज्योग्राफी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी, जूलॉजी और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितने टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा अप्रोच है, यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट ज्योग्राफी के अप्रोचेस हैं। यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है। जैसे आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो यहाँ पे लैंड के बारे में हम देखेंगे, क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट को देखेंगे, अलग अलग कंडीशंस को देखेंगे, हाइड्रोलॉजी में हम वाटर से रिलेटेड देखेंगे, ओशन कहाँ है, लेक कहाँ है, रिवर कहाँ है और वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं। फिर सॉइल ज्योग्राफी हम देखेंगे, यहाँ पे हम पेडोलॉजी को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि सॉइल के कंडीशंस क्या क्या है, एक इलाके से दूसरे इलाके में क्या क्या फर्टिलिटी चेंज होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि सोशल और कल्चरल ज्योग्राफी में क्या क्या हम चेंजेस देख रहे हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे तो क्या कल्चर में चेंज आ रहा है, ह्यूमन में क्या चेंज आ रहा है, पॉपुलेशन में और सेटलमेंट में हम देखेंगे। कहीं पे आप रूरल सेटलमेंट देखेंगे, गांव देखेंगे, कहीं पे आप अर्बन सेटलमेंट देखेंगे, सिटी देखेंगे। फिर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखेंगे ह्यूमन में। यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट और सारी चीजों की बात कर रहे हैं, सर्विस की। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में कैसे एक जगह का हिस्ट्री चेंज हुआ और वहां पे हमने डिफरेंट चेंजेस देखे हैं। दूसरा जो हमारा अप्रोच है रीजनल अप्रोच, वो हम अब पढ़ेंगे। रीजनल स्टडी करने से पहले जो चीजें बची हुई हैं ह्यूमन हमारी ज्योग्राफी की, उसको हम देख लेते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी होता है। यहाँ पे हम पॉलिटिक्स को समझते हैं, कैसे इलेक्शन होंगे, कैसे वहां पे डिलिमिटेशन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज तैयार होंगी और एक ह्यूमन कैसे
वोट करेगा, अपने गवर्नमेंट को बाउंड्रीज यहाँ पे डिस्टिंग्विश की जाएंगी, और जहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी जहां पे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे ये है, अब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बायो ज्योग्राफी है, यहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। प्लांट ज्योग्राफी में आप क्या देखेंगे, प्लांट ज्योग्राफी यहाँ है, देखिए प्लांट ज्योग्राफी में हम ये देखेंगे कि कैसा वेजिटेशन है, कैसा चीजें अलग अलग हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे प्लांट्स में चेंज आ रहा है। अब इन तीनों को हम देख लेते हैं पहले, फिर हम रीजनल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए जूलॉजी में हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग उनके पैटर्न्स क्या है। इकोलॉजी में हम देखेंगे क्या हम स्टडी करेंगे हैबिटेट के बारे में, कहाँ कहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स रहते हैं, स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज कहाँ कहाँ पे रहती हैं। और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि अलग अलग पॉपुलेशन क्या पैटर्न है, क्या प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। और यहाँ पे देखिए हमने कवर कर लिया हॉलिस्टिक अप्रोच। अब हम यहाँ पे रीजनल अप्रोच की बात करेंगे, यहाँ पे हम रिटर की बात करेंगे। रिटर जो यहाँ पे ज्योग्राफर थे, उन्होंने रीजनल अप्रोच दिया है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रीजनल स्टडी हम करेंगे एरिया के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो रीजनल स्टडी है, यहाँ पे हम सबसे पहले माइक्रो कहेंगे, मेजो कहेंगे और माइक्रो कहेंगे। मैक्रो में क्या है, सबसे बड़ा रीजन, डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हैं। मेजो हो गया सिटी, माइक्रो हो गया विलेज। यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अगर हम रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, तो रीजनल डेवलपमेंट में क्या आप देखेंगे, हम यहाँ पे टाउनशिप क्रिएट करेंगे, अर्बन प्लानिंग करेंगे, और यहाँ पे रूरल प्लानिंग करेंगे, पंचायती राज सिस्टम क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम और डिफरेंट आप यहाँ पे अप्रोचेस देखेंगे कि ज्योग्राफिकल थॉट्स क्या होंगी, ह्यूमन इंटरेक्शंस क्या होंगे, इकोलॉजी क्या होगा। यहाँ पे हम अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम ये ज्योग्राफी जो है हमारा, उसको हम स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से हम एक क्लासिफिकेशन क्रिएट करेंगे। और एक जब प्लानिंग होगी, तो प्लानिंग में हम अर्बन प्लानिंग, रूरल प्लानिंग क्रिएट करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर देखिए जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे हमने बहुत ही ज्यादा ब्रॉड अप्रोच लेके पढ़ा है, हम बहुत ही ज्यादा डीपली चीजों को समझे हैं। यहाँ पे हम अगर जो ये टेक्नोलॉजी है जैसे डेवलप हुई है, उस हिसाब से हमने अपने टूल्स को बहुत ही सिंप्लीफाई किया है, अपने जो हमारे प्रॉब्लम्स थी उनको कम करने के लिए। और इसको हम और अच्छे से हम समझेंगे, प्रैक्टिकल वर्क जो ज्योग्राफी का हमारी बुक है उसको जब हम पढ़ेंगे तो ये हम और अप्रोच और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए हम जो फिजिकल ज्योग्राफी है, यहाँ पे इसकी हम इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आखिर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे हमको डिफरेंट ज्योग्राफी के ब्रांचेस को पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी। यहाँ पे देखिए जब हम ज्योग्राफी के हम डिफरेंट हम सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ब्रांचेस को पढ़ेंगे, तो हमको ये चीज क्लियर होगी कि अलग अलग हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। और यहाँ पर आप एटमॉस्फेयर को समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या बात होगी, हम सॉइल को समझ सकते हैं कि सॉइल की कंडीशन क्या है। ये हम सॉइल की कंडीशन लिथोस्फीयर में देख पाएंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर हम देख सकते हैं कि वाटर में क्या चेंजेस हैं, हाइड्रोस्फीयर में। और जहां पे ये तीनों इंटरेक्ट करें, लैंड, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, वो कहलाता है बायोस्फीयर। यहीं पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे हम पेडोजेनेसिस करेंगे, यहाँ पे हम सॉइल को समझेंगे और हम अपने सॉइल को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हम यहाँ पे अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। हम अपने सॉइल को बहुत ही ज्यादा मैच्योर बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ा है। यहाँ पे हमने फॉरेस्ट को देखा, मिनरल्स को देखा है, अलग अलग हमने हैबिटेट्स को क्रिएट किया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को हमने मॉडिफाई किया है। और
प्रेसिपिटेशंस के कारण हम देख पाते हैं कि कैसे एक्वेफर बार बार रिचार्ज हो रहे हैं और हमको लगातार वाटर मिल रहा है, उससे हम एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें हमको क्या कर रहा है, हमको बता रहा है कि कैसे हम अपने मिनरल्स को इनरिच कर सकते हैं और हम छोटे छोटे जैसे मैग्नीज के नोड्यूल्स है उसको हम ओशन वाटर से ले सकते हैं, ओशन बेड से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पे हमने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियरली इस डिसिप्लिन को समझा है। तो यहाँ पर देखिए एक डेफिनेशन रिचर्ड दे रहे हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी? ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है ये क्या होता है, ये समय समय पर चेंज होता है जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई है। और यहाँ पे हिटनर ने इसका डेफिनेशन दी है ज्योग्राफी की। इन्होंने कहा है ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंस ऑफ phenomena and usually related in different parts of the earth surface। यहाँ पे अलग अलग फिनोमिना के इन्होंने पढ़ा है डिफरेंट पार्ट्स में, जो कि हमारे अलग अलग सरफेसेस पे पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम ये जो सब्जेक्ट है इसको हम देखते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्या हम इसको लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, जो स्कॉलर थे जिन्होंने ज्योग्राफी को कॉइन आउट किया था वो कौन थे? अरिस्टोथेनीज थे। और जो यहाँ पे जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो टर्म फिजिकल फीचर्स है, ये आखिर हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे कौन सा फिजिकल फीचर है? पोर्ट है, रोड है, वाटर पार्क है या प्लेन है? तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लेन हमारा फिजिकल फीचर्स है और सब मैन मेड है। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे ये कह रहा है कि जो यहाँ पर मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी किससे डिपेंड करती है? ये हमारी क्लाइमेट की स्टडी है, क्लाइमेटोलॉजी है। यहाँ पे डेमोग्राफी क्या है? ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेट करता है। और सोशियोलॉजी क्या है? यहाँ पे सोशल स्टडी के बारे में बात बताता है, सोशल कंडीशन के बारे में बताता है ज्योग्राफी के। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी हमको बताता है कि सॉइल की स्टडी आखिर कैसे हमको करनी है। और यहाँ पे बताता है कॉज और इफेक्ट कहाँ से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हम जानते हैं कि ये वाई से क्रिएट हो रहा है। वाई जब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमको कॉज एंड इफेक्ट के बारे में पता चलेगा। ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमने बताया था क्रॉप पैटर्न के रिस्पेक्ट में, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर टेम्पोरल सिंथेसिस हम कहाँ पे पढ़ते हैं? तो आप ये जानते हैं कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं टेम्पोरल सिंथेसिस। और यहाँ पे जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे नीचे में दे रखे हैं, ये आप आसानी से कर पाएंगे जो कि हमने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आप इसको करिए, ये आप आसानी से अब कर पाएंगे, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आशा करता हूं मैं। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वर्क करिए जो आपके यहाँ पे बुक में दे रखा है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, हमने जो ये आज आपको पढ़ाया है। और पसंद आया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्लीज दबाना मत भूलिएगा। आप लोग बेल बटन नहीं दबा रहे हैं। बेल बटन दबाने से क्या होता है आप जानते हैं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है। बेल आपका तुरंत आप देखेंगे बगल में ही सब्सक्राइब बटन के बगल में यहाँ पे बना रहता है। और कमेंट करिए अगर आप ऐसे ही लेक्चर्स चाहते हैं। और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों से। जब आप शेयर करते हैं तो समझिए वो हमारा एक टोकन ऑफ लव है आपकी तरफ से हमारे लिए, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हम और लोगों से मिल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।